नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस गुरु A to Z में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे, मैं आपके लिए पॉलिटी की वीडियो लेक्चर लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर में वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम समय में क्विक रिवीजन करते हुए भारत के संविधान को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अपने पेन और नोटबुक ले लें और वीडियो के साथ ही साथ आप फैक्ट को नोट डाउन करते हुए रिवाइज करते चलें। तो चलिए, समय न जाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में इस पूरे पॉलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज का ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि हम कौन से वीडियो लेक्चर के पार्ट में कौन से टॉपिक को देखेंगे। वीडियो लेक्चर पार्ट 1 यानी कि आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में 12 शेड्यूल्स विथ ट्रिक हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को देखेंगे। वीडियो लेक्चर पार्ट 4 में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। वीडियो लेक्चर पार्ट 5 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी कि महत्वपूर्ण संशोधन को देखेंगे। और वीडियो लेक्चर पार्ट 6 में टाइप्स ऑफ रिट को देखेंगे। तो ये रहा वीडियो लेक्चर का सीरीज का आपके पास ओवरव्यू, ताकि आपको ये मालूम चल सके कि हम कौन से वीडियो लेक्चर में कौन से चीज को देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने मैं पूछता हूं, इज इंडिया अ फेडरल, इज इंडिया यूनिटरी, इज इंडिया क्वासी फेडरल। क्या भारत फेडरल है, क्या भारत यूनिटरी है, या क्या भारत क्वासी फेडरल है? मैं ये क्वेश्चन को आपके सामने पोज कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इन 3 टर्म का मतलब जान लेते हैं। पहला टर्म क्या है? फेडरल। फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब पावर्स आर बाइफरकेटेड और डिवाइडेड बिटवीन स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल। जहां पर पूरी तरह से किसी एक पॉइंट पर पावर केंद्रित नहीं है, जहां पर पावर का डिवीजन किया हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। होप जो मैं बताता हूं आप तक पहुंच पाता होगा। यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब होता है ऑल पावर लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट हैज नो एनी रोल। यानी कि अगर पूरी शक्ति एक ही पॉइंट पर, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही केंद्रित है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। और काशी फेडरल का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि फेडरल और यूनिटरी जो कि दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि इंडिया क्या है, तो इंडिया क्वासी फेडरल है। सो यस, इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पर इंडिया फेडरल वाले रूल को फॉलो करता है, बहुत जगह पे इंडिया यूनिटरी वाले रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बहुत सारे पावर स्टेट के पास केंद्रित हैं, कुछ पावर लोकल के पास केंद्रित है, और बहुत ऐसे भी हैं जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर पूरी तरह से सेंट्रल का ही रोल होता है। जैसे आप सिमिलरली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जहां पर यूनियन ही सिर्फ पावर बनाएगा, स्टेट लिस्ट जहां पर राज्य सरकारें ही पावर बनाएंगी, कंकरेंट जहां पर दोनों मिलकर पावर बनाएंगे।
यानी कि रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं वो मिलकर तय की जाएगी। तो हम इस एग्जाम्पल से ये हम जानने को मिलता है कि भारत क्या है, एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ फैक्ट, जैसे कि भारत का संविधान इंडिया का सुप्रीम लॉ है। अगर कहीं भी कुछ पेच फंस जाता है तो जो अल्टीमेट पावर है जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात, ये पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दो फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे और मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें बेहतर ये होगा कि आप कॉपी में खुद से नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, हम अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जैसे कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था, यानी कि संविधान सभा कब बना था। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बना था। ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, जो मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ ना, ये फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि इस बार के भी उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। दूसरा फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली कब, 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में, लेकिन पास करके अडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 में। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लें। दूसरा, अच्छा पास तो हो गया था लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ था, यानी लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। और चूंकि 26 नवंबर को ये पास किया गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में, यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अगर जो स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे उन्हें मालूम होगा। उसके बाद अब हम इस संविधान सभा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। पहला फैक्ट कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी इसके लिए गठित की गई थी, उसका जो चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, यानी कि BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। और BR अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, इस फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ और भी फैक्ट हैं, लेकिन मैं वो फैक्ट को आपके सामने लिख नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे तो हम वहाँ पर उसको डील कर लेंगे। लेकिन स्टिल मैं 2-3 फैक्ट भरवली आपको मतलब बता दे रहा हूँ। जैसा कि पहला देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी बेसिस पर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। आप ये फैक्ट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, यानी कि जो संविधान सभा बना था, उसका लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। ये फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लीगल एडवाइजर इन चारों में से किनको नियुक्त किया गया था, वहां पर आपको BN राव टिक करना था। RAU होगा राव का स्पेलिंग। उसके बाद आप किन फैक्ट पर गौर फरमा सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में, कि हमारे संविधान को वो कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने हाथों से लिखा है, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा है।
उसके बाद फर्स्ट स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था, तो जीवी मावलंकर को, इत्यादि। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने फैक्ट हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। खैर चलिए हम अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या देखना है कि इन सब के बेसिस पर जब संविधान बन के तैयार हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट डिक्लेयर्स इंडिया एज ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एश्योरिंग इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इंडेवर टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। हम लोग का जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये संविधान का डिफिनेशन के रूप में देखा गया। अब आपको ये देखने से काफ़ी भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, मैं हर शब्द का मतलब आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सोवरेन यानी प्रभुता, द लॉर्ड यानी अल्टीमेट पावर, यानी कि हमारा संविधान ही अल्टीमेट या और सर्वोपरि है। दूसरा टर्म सेकुलर यानी कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा टर्म डेमोक्रेटिक यानी कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। रिपब्लिक यानी कि हमारा देश गणतांत्रिक देश है। जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस मतलब न्याय, हर किसी को बराबर न्याय मिलेगा। इक्वलिटी, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी समानता दी गई है। लिबर्टी, हर किसी को फ्रीडम दिया गया है। और इंडेवर यानी कि प्रयास, इफर्ट, और हमारा संविधान इसका प्रयास करेगा कि ये सब जो टर्म दिए गए हैं वो सब जो टर्म का मतलब है वो भारत के हर एक नागरिक को दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। क्या बनता है कि देखिए, जो आपका है 3 टर्म सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, जो ये टर्म है ना, जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब ये टर्म उसमें ऐड नहीं किया गया था। ये टर्म को बाद में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन कर ऐड किया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकुलर और सोशलिस्ट जो टर्म है वो कौन से संशोधन के जरिए भारत के संविधान में डाला गया है। तो आपको याद रखना है 42 अमेंडमेंट के जरिए। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और इमरजेंसी के दौरान हुआ था। तो ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैंने टाइप कर दिया है कि 42 अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और ये लगभग मतलब मुझे लगता है मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन है आपके एसएससी का, कि अक्सर ये पूछा जाता है कि इन चारों में से कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। आपको 42 वाले पर टिक करना है। तो ये रहे कुछ बेसिक फैक्ट जो कि आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा है। मैं यहाँ पर सिर्फ वो फैक्ट आपके सामने परोस रहा हूँ जहाँ से आपको कुछ एक बेसिक आइडिया मिल जाए और आपके एग्जाम में मार्क्स बूस्ट हो पाए। चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा आगे क्या है कि देखिए, जब भारत का संविधान बना था तब इसमें 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल था। यानी कि जब ये बना था उस समय इतना ही था। आप इस फैक्ट को पहले नोट डाउन कर लें। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान बनने के समय टोटल पार्ट क्या था, बनने के समय टोटल शेड्यूल क्या था, और बनने के समय टोटल आर्टिकल क्या था, वो मेन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन टिल 25 जनवरी 2020 इसमें काफ़ी चेंज आए समय दर समय। अभी क्या चेंज है? तो फिलहाल मोर देन 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट हैं, यानी कि 3 पार्ट इंक्रीज हो गया, और 12 शेड्यूल हैं और 5 अपेंडिक्स हैं। और ये डेटा आपका 25 जनवरी 2020 तक का है, और फिलहाल 25 जनवरी 2020 तक 104 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है। तो ये फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि भारत के नंबर ऑफ आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और ऑप्शन दिया हो रहेगा 395, 420, 425, 460। तो हम जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो आप यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बनने समय आर्टिकल था, आप उसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि 395। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, कि एट इट्स टाइम ऑफ इनैक्टमेंट देयर आर 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करेंटली देयर आर हाउ मेनी पार्ट। देखिए, अब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि वर्तमान में कितने पार्ट हैं, बट सिर्फ लंबा चौड़ा घुमाएगा और आपको कंफ्यूज करेगा। आपको टिक करना है कि वर्तमान में 25 पार्ट हैं, वर्तमान में 12 शेड्यूल हैं, पहले 8 शेड्यूल थे। तो जस्ट आप ये फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए, यहां से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये रहे कुछ बेसिक फैक्ट भारत के संविधान से। अब दोस्तों हम यहां पर क्या देखेंगे कि यूं तो 25 पार्ट है, लेकिन उस 25 पार्ट में से कुछ 8-10 ऐसे पार्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो हम ये 25 पार्ट में से हम वो पार्ट को देखेंगे जहां से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पार्ट 1। पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 तक डील करता है और ये यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा, पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डील करता है और ये सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में जानकारी देता है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करता है और ये फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में हमें जानकारी देता है। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में ये जानकारी देता है। पार्ट 4A क्या है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A को डील करता है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में जानकारी देता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको हर हाल में याद कर लेना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी देता है। आपको जस्ट टिक कर देना है पार्ट 4A, दैट्स इट। तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट्स। उसके बाद देखिए, पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक डील करता है और ये हमें द यूनियन के बारे में जानकारी देता है। यानी कि इन जनरल अगर पूछिएगा तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के और पार्ट के अंदर आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है, द यूनियन न लिखकर आपसे ऐसे लिख देगा कि प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा पार्ट बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा पार्ट बताता है। तो आपको देखिए, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है और मैं आपको वो लिंक करना सिखा रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए पार्ट 5 में क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है ना कि इन चारों में से कौन सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में डील करता है। तो आपको इनके बीच का जब मैं आर्टिकल बताऊंगा तो उसके बेसिस पर भी आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा सर ने बताया था कि 142 ये बताता है और 142 पार्ट 5 में आता है। तो पार्ट 5 यानी कि अच्छा पार्ट 5 होगा, पार्ट 5 टिक मारना है। तो आपको वहां से क्वेश्चन को रिलेट करके टिक करना है। तो फिलहाल के लिए पार्ट 5 क्या है, आर्टिकल 52 से 151 तक यूनियन के बारे में जानकारी देता है। ये रहा, टाइप कर दिया। उसके बाद देखिए पार्ट 6 आर्टिकल 151 से लेकर 237 तक ये गवर्नर और स्टेट्स के बारे में जानकारी देता है, यानी राज्यपाल और राज्य के बारे में। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पार्ट 7 और पार्ट 7 और आपका जो आर्टिकल है उसका नाम है जस्ट मिनट, हाँ, आर्टिकल 238, ये दोनों को रिमूव कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहां पर घुमा के आपसे ये पूछ सकता है कि पार्ट 7 कौन से अमेंडमेंट के जरिए, कौन से संशोधन के जरिए रिमूव किया गया है। तो आपको बोलना है 7th अमेंडमेंट। क्वेश्चन घुमा के ऐसे ही पूछ सकता है
कि पार्ट 7 कौन से साल में रिमूव किया गया है, तो आपको बोलना है 1956। ये मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। अच्छा, यहां पर आप नोट डाउन कर लेंगे, आर्टिकल आपका क्या होगा 238, पार्ट 7 के साथ आर्टिकल 238 को रिमूव किया गया है। जो भी बच्चे वीडियो सुन रहे हैं वो इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पार्ट क्या हैं, जैसे पार्ट 8 आर्टिकल 239 से लेकर 242 को डील करता है और ये हमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। पार्ट 9 क्या है, 243 से लेकर 243O तक डील करता है, जो कि पंचायती राज के बारे में हमें बताता है। और पार्ट 9 भी क्या है, 243P से लेकर 243G तक डील करता है, जो कि हमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जानकारी देता है। तो पार्ट 8, 9 और 9B मैं आपके लिए बारी बारी से टाइप कर रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये रहा पहला पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायती राज और पार्ट 9B म्यूनिसिपैलिटीज। ये रहे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद 2-4 और इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पार्ट 15 हमें इलेक्शन के बारे में जानकारी देता है। पार्ट 17 लैंग्वेज के बारे में जानकारी देता है। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में जानकारी देता है और पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जानकारी देता है कि हम किस प्रक्रिया के तहत, किस आर्टिकल के तहत संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो ये रहें कुछ और 4 इम्पोर्टेंट पार्ट्स जिसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए और एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट 15 टाइप कर रहा हूँ इलेक्शन, पार्ट 17 लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वर्तमान में 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 470 से अधिक आर्टिकल हैं और 5 अपेंडिस हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आप, फिर से मैं टाइप कर दे रहा हूँ ये बातें, ऐसे मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं टाइप कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये नोट डाउन कर लें ये फैक्ट को, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा भारत के संविधान के करंट पार्ट को दर्शा रहा है। तो आपको टिक करना है 25 पार्ट। तो आपको जस्ट ये फैक्ट मालूम रहना चाहिए। तो ये रहे हमारे भारतीय संविधान का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और एक ओवरव्यू, यानी कि एक झलक। हम इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में क्या देखेंगे कि जो 12 शेड्यूल हैं उस 12 शेड्यूल को हम ट्रिक के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। वो मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर पार्ट 2 बहुत जल्द में लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से फिर सुन लीजिए और कम से कम ये फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और यकीन मानिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। अगर आपको कोई भी फैक्ट में डाउट है, अगर मेरे से कोई आपको लगता है कि भूल चूक हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय विचार दे सकते हैं। मैं आपके राय विचार को पढ़ूंगा और जब मैं वीडियो लेक्चर पार्ट 2 लेकर आऊँगा तो मैं उस फैक्ट को सारे बच्चों के लिए करेक्ट करवा दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मैं बहुत जल्द आपके लिए पॉलिटी का वीडियो लेक्चर पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है तो आप अगर चाहें तो आप अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आपसे जल्द मुलाकात होगी।